कल कहाँ तक पढ़ाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में बटा होता है और उनकी क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या विशेषता हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है, कल उसी रासायनिक अभिक्रिया में एक वर्ड आया था क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या था, तो कहा था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो उसमें अपने आप क्या होगा, उसमें से ऊष्मा निकलेगी। कल भी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, कल बताए भी थे यदि आपके पास चूना है और चूना को ठंडा पानी में डालेंगे तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है। भाप निकलने का मतलब क्या है कि उसमें से ऊष्मा निकल रही। तो देखिए कहता है कि कली चूना के ढेले पर जब जल गिराते हैं तो उसमें से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। या कोयला को जलाने पर भी क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोयला को जलाते हैं ना, कोयला जब जलता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो ये था क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या था आपका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्या है, ऊष्माशोषी। दूसरा क्या है आपका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या है कि उसमें अपने आप ऊष्मा क्या होता था, उत्सर्जन होता था। अब क्या है इसमें कि इसमें आपको क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। कहा था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप क्या होता है, घटता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी उसमें ताप बढ़ता था, इसमें ताप क्या है, घटता है। जैसे कहता कि अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनियम एवं जल बनता है जो क्या ठंड उत्पन्न करता है। या दूसरा, बर्फ के पिघलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब तक आप लोग देखते होंगे बच्चों कि जब तक किसी भी बर्फ वाले से बर्फ खरीदने के लिए जाते हैं तो जब तक उसके जार में, जार मतलब जो बर्तन में बर्फ रखता है, हाँ, जब तक उसमें रहता है तो वो किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। जैसे ही उस बर्तन से या उस जार से बाहर निकालते हैं, वायुमंडल का जो तापमान होता है, जैसे कमरे का तापमान कितना मानते हैं हम लोग, कमरे का तापमान कितना होता है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जैसे ही उसको निकालते हैं वैसे ही क्या होता है, वो पिघलना शुरू होता है। क्या होता है, पिघलना शुरू होता है। यानी क्या कि उसको पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ताप देना पड़ता है। क्या, कहाँ से, बाहर से। इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की क्या पहचान। एक में ताप बढ़ता है, एक में ताप घटता है। यानी ऊष्माक्षेपी में ताप बढ़ता है और ऊष्माशोषी में ताप क्या होता है, घटता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, रासायनिक समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सीखेंगे, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। इसको क्या हम लोग करेंगे, सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण देखो क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण होता है उसे ही क्या कहते हैं। अब जैसे इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम उसका केवल जो जो यौगिक या जो जो तत्व भाग लेता है उसका केवल क्या करते हैं हम लोग, संकेत का उपयोग करते हैं। कहीं भी उसका नाम उपयोग नहीं करते। जैसे मान के चलिए, जैसे हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्या करता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं कार्बन प्लस क्या
ऑक्सीजन। हाँ हाँ, और तीर का चिन्ह क्या, कार्बन डाई क्या। हम लोग इस प्रकार से कहीं भी नहीं लिखते। हम लोग लिखते क्या है, केवल और केवल क्या, संकेत। केवल और केवल क्या, संकेत। किसका, तत्व का। किसका, तत्व का, या अणु का बोले, या यौगिक जो कोई भाग लेगा, या मूलक जो भाग लेगा, ठीक है ना। ये सब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, ये केवल और केवल इसको हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, संकेत से दर्शाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहता है। रासायनिक समीकरण क्या कहा, कि आप जो रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं किसी भी तत्व या यौगिक का, जो एक नया पदार्थ बनता है, तो उसमें जो भाग लेने वाला जो तत्व है ना या यौगिक है ना, हम केवल उसका क्या उपयोग करते हैं, संकेत को, पूरा नाम उपयोग नहीं करते हैं। तो यही जो निरूपण है, निरूपण का मतलब क्या, जो लिखने का जो तरीका है, इसी तरीका को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है। अब जो बच्चों क्या है ना, अब क्या है कि रासायनिक समीकरण के लिखने का तरीका क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए इसका क्या है, कहता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो क्या क्या कहता है, पहला कहता है कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया के अभिकारक को, अभिक्रिया के अभिकारक, अभिकारक मतलब क्या, अभिक्रिया होने से पहले वाला, यानी तीर के बाईं ओर, तीर के बाईं ओर। कहता कि उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा, यानी जो जो जिसका, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन भाग लेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो भाग लेगा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन को क्या किधर लेंगे, तीर के बाईं ओर लेंगे। दूसरा, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, कभी भी ऋण चिन्ह नहीं होता है, कभी भी। बोले ना कि जैसे कार्बन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या बना, CO2। तो ये जो भाग लिया है ना कार्बन और ऑक्सीजन, इनके बीच में कैसा चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह लेना, केवल और केवल प्लस का ही चिन्ह होता है। तो क्लियर हुआ कि एक अभिकारक को क्या करना है, तीर के बाईं ओर लेना है, और अभिकारकों में जो जो भाग ले रहा, अनुसूत्र या तत्व भाग ले रहा है, उसके बीच में कैसा चिन्ह होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में तीर के किधर, दाईं ओर लिखते हैं। जैसे ये CO2 है बच्चों, प्रतिफल है, क्या है, प्रतिफल है। तो ये जो प्रतिफल है, ये तीर के किधर, दाईं ओर लिखेंगे। किधर लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। और दाईं ओर तो लिखेंगे, लेकिन ये भी क्या, संकेत में ही लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, संकेत में ही लिखेंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, कहता कि प्रतिफलों के, क्या है, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच भी धन चिन्ह ही दिया जाता है। जैसे कल पढ़ाए थे आप लोगों को, क्या कल जो आप लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस क्या, AgNO3 रासायनिक अभिक्रिया किया, तो क्या बन गया ये Ag क्या, Cl प्लस क्या, सोडियम क्या, नाइट्रेट, ये ना। अब इसका कहने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि ये अभिकारक है, ये आपका क्या है, ये अभिकारक है, और ये आपका क्या है, प्रतिफल है। तो देखिए बच्चों, अभिकारक में भी जो भाग लिया है उसके बीच में कैसा चिन्ह, और प्रतिफल में भी जो आया है उसके भी बीच में कैसा चिन्ह। यही कहता है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच भी क्या, धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है कि अभिकारकों और प्रतिफलों, अभिकारकों और
प्रतिफलों को तीर के चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। ये तीर का ही चिन्ह बताता है कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। यदि तीर के चिन्ह इधर लगा हुआ है तो ये क्या हुआ? अभिकारक। तीर के चिन्ह के बाईं ओर क्या? अभिकारक। तीर का चिन्ह उधर की ओर घुसा हुआ दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या कि ये अभिकारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तब जाकर के क्या बनाया है? ये जो भी यौगिक इधर बना है वो क्या बना है? प्रतिफल बना है। तीर का चिन्ह क्या कहता है? आपको ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, और यही तीर का चिन्ह आपको अभिकारक और प्रतिफलों के बीच के जो अंतर है ना, उसको भी क्या करता है? दर्शाता है। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें आपको कै गो पॉइंट ध्यान रखना है? 5 गो। कौन कौन? एक, कि जितना भी इसमें भाग लेगा वो सारा का सारा क्या होगा? संकेत में होगा। सारा का सारा क्या होगा? संकेत में निरूपण होगा उसका। दूसरा पॉइंट इसका ध्यान रखना है कि हमेशा अभिकारक में जो जो भाग लेगा उनके बीच में कैसा चिन्ह होना चाहिए? प्लस का चिन्ह होना चाहिए। और संकेत में तो हम पता ही दिए हैं, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था? हाँ, तीसरा पॉइंट क्या था कि प्रतिफल जो बनेगा, प्रतिफल जो बनेगा उसको भी किससे? अनुसूत्र या संकेत से ही दर्शाया जाएगा। चौथा पॉइंट क्या दिखाएगा? आपको बताया कि प्रतिफल में जो बना है उसके भी बीच में कैसा चिन्ह? प्लस का चिन्ह। और पांचवा पॉइंट ध्यान रखना है कि अभिकारक और प्रतिफलों का जो अंतर बताता है वह तीर का चिन्ह ही दर्शाता है कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। अर्थात तीर का चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही